वेलकम टू सक्सेस एजुकेशन हब। द सक्सेस एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे बिहार बोर्ड स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के तहत जो आपका माध्यमिक स्कूल परीक्षा होने वाली है, एनुअल यानी कि वार्षिक परीक्षा के लिए जो मॉडल सेट जारी किया गया है, उसके रिगार्डिंग आज हम लोग अपना वीडियो बनाने जा रहे हैं, जिसमें कि साइंस को लेकर के आपका सारा क्वेश्चन साइंस से रिलेटेड होगा। तो साइंस के क्वेश्चंस को में रहता क्या है बुआ, 80 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव्स के होते हैं, 24 सब्जेक्टिव और 6 लॉन्ग आंसर, यानी कि सब्जेक्टिव का टोटल 30 क्वेश्चन होता है, जिसमें कि आपको 24 शॉर्ट आंसर रहता है 2 नंबर वाले क्वेश्चंस और 6 क्वेश्चंस लॉन्ग आंसर वाले होते हैं। 6 जो क्वेश्चन दिए जाते हैं लॉन्ग आंसर के दिए जाते हैं, उसमें से 80 में से 40 का उत्तर देना होता है ऑब्जेक्टिव्स का, और 24 में से कुल 8-8 प्रश्न सब में रहता है, जिसमें कि 12 प्रश्नों का उत्तर देना होता है आपका लघुत्तरीय, और 6 में से कुल आपको 3 प्रश्नों का उत्तर देना होता है दीर्घोत्तरीय में, यानी कि फिजिक्स से 1, केमिस्ट्री से 1 और बायो से 1। तीनों सेक्शन से एक एक क्वेश्चन का आंसर देना होता है। कुल समय आपको 2 घंटा 45 मिनट का दिया जाता है 80 नंबर के एग्जाम्स में। तो आइए आज हम लोग साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को बारी बारी से देखते हैं। चलते हैं हम ऑब्जेक्टिव के तरफ। ऑब्जेक्टिव 80 क्वेश्चंस में से आपको 40 क्वेश्चन बनाना होता है, उसमें से चुन चुन करके जो आपको आ रहा हो उसको आप आसानी से बना सकते हैं। तो देखिए, आज पहला जो हो है फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नांकित में से किसका अपवर्तनांक अधिक होता है। तो सबसे अधिक अपवर्तनांक जो होता है हीरा का होता है 2.42। कितना होता है? 2.42। आपको एक चीज़ बता दें मैं कि अपवर्तनांक का कोई भी ऐसा ही मात्रक नहीं होता है। कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि अपवर्तनांक का ऐसा ही मात्रक क्या है, तो अपवर्तनांक का कोई भी ऐसा मात्रक नहीं होता है। अगला दूसरा क्वेश्चन है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। क्यों हुआ? क्योंकि ये हो गया आपका अवतल दर्पण, और अवतल दर्पण की इधर होती है वक्रता त्रिज्या, तो इधर इसका वक्रता केंद्र भी इधर, फोकस दूरी भी इधर, और जब भी कोई भी दूरी मापते हैं तो ये अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष से मापते हैं, मुख्य अक्ष पर मापते हैं, और ध्रुव से मापी गई दूरी, ध्रुव से बाएं मापी गई दूरी, इधर मापी गई दूरी सारे के सारे ऋणात्मक होती है। इसलिए फोकस ये है, ये वक्रता केंद्र है सी, यानी कि आपका फोकस दूरी क्या हो जाता है? ऋणात्मक हो जाता है। अब हम आगे चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन कहता है, किसी लेंस की मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। तो किसी लेंस की मुख्य फोकस की संख्या होती है 2। क्यों? क्योंकि लेंस में फोकस जो होता है, एक इधर इस सतह के लिए इधर फोकस, इस सतह के लिए इधर फोकस, तो इसको कहते हैं F1, इसको कहते हैं F2। समझ गए? इसलिए लेंस में फोकसों की संख्या कितनी हो जाती है? 2। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है, दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है। तो दाढ़ी बनाने के लिए हम लोग नॉर्मली अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। ऐसे तो हम लोग नॉर्मली समतल का कर लेते हैं, लेकिन जो रहता है अवतल का उपयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि अवतल दर्पण में जब कोई किसी वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब जो होता है पीछे सीधा और काफ़ी बड़ा दिखता है। काफ़ी बड़ा दिखने के कारण क्या होता है, उसका स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है और उस दाढ़ी बनाने में सहूलियत होती है। इसलिए दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ तथा वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध है। तो फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच एफ बराबर r/2, यानी कि वक्रता त्रिज्या जो होती है दुगुनी होती है फोकस के। समझ गए? तो ये आपका हो गया एफ बराबर r/2। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला हम चलते हैं आगे की तरफ। क्या कहता है? तो अगला क्वेश्चन होगा मेरा, एक मिनट। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है हुआ, निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। तो अभिसारी लेंस जो होता है उत्तल लेंस होता है। अभिसारी लेंस कौन सा होता है? उत्तल लेंस को अभिसारी कहते हैं। क्यों? क्योंकि उत्तल लेंस में जब भी किरण गुजरती है तो क्या होता है, सारी किरण एक जगह जा करके जमा हो जाती है। इसी कारण इसको क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस कहते हैं। अगला होता है 7 नंबर क्वेश्चन कहता है, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होता है। तो सबसे कम तरंगदैर्घ्य जो होगा, जिसका विचलन सबसे
अधिक उसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम। तो सबसे अधिक विचलन होता है बैंगनी का, इसलिए इसका तरंगदैर्घ्य क्या होता है? सबसे कम होता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं हम 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है बुआ? 8 नंबर क्वेश्चन कहता है तारों का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना पर आधारित है? तो तारों का टिमटिमाना प्रकाश के अपवर्तन पर आधारित है। इस वर्ष के एग्जाम के लिए यह 2 नंबर में भी पूछ सकता है कि तारों का टिमटिमाना किस घटना पर आधारित है? तो प्रकाश के अपवर्तन पर। क्यों? क्योंकि वायुमंडल में अलग अलग वातावरण का में गैसों का लेयर होता है, कहीं सघन तो कहीं विरल माध्यम बनता है, जिस वजह से कि क्या होता है, तारे हमको टिमटिमाते हुए दिखते हैं। चलिए हम आगे चलते हैं। अगला 9 नंबर क्वेश्चन है मेरा, निम्नलिखित में से किसमें प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? तो सबसे अधिक प्रकाश की चाल कहाँ होगा बुआ? तो सबसे अधिक प्रकाश की चाल आपका निर्वात में हो जाता है। क्यों? क्योंकि निर्वात में कोई भी अवरोध नहीं। निर्वात का मतलब ही हो गया कि जहाँ से वायु को भी निकाल दिया जाए, यानी कि कोई भी अवरोध नहीं होगा, तो यानी कि वहाँ प्रकाश की चाल क्या हो जाएगी आपकी? मैक्सिमम हो जाएगी। चलिए हम आगे चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 10 नंबर क्वेश्चन कहता है प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम हैं। पहला नियम क्या कहता है बुआ? आपतित किरण अपवर्तन के 2 नियम होते हैं बुआ। आपतित किरण तथा अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा क्या कहता है? साइन आई बराबर साइन आर, यानी कि आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का मान बराबर होता है। यही 2 नियम है। अगला क्वेश्चन है, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो जल को पहले हम भंडारित करते हैं। भंडारित करने का मतलब हो गया कि यह स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, इनकी स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। जलता हुआ मोमबत्ती बदलता है बुआ। जलता हुआ मोमबत्ती आपको रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदल देगा। क्यों? क्योंकि जलता हुआ मोमबत्ती में एक केमिकल रहता है, यानी कि मोमबत्ती क्या है, एक रसायन से मिलकर के बना है, और उसको जब जलाते हैं तो वो क्या देता है, हमको प्रकाश देता है। इसलिए रासायनिक ऊर्जा को वह प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने के लिए इनके सिरों के बीच का विभवांतर का मान विद्युत वाहक बल की तुलना में क्या होता है? तो आपका 13 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत वाहक बल की तुलना में कम हो जाता है। क्या क्या हो जाता है बुआ? विद्युत वाहक बल की तुलना में कम हो जाता है। उसके बाद हम चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। क्या 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है बुआ? 14 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ा जाना चाहिए। प्रतिरोधकों को कैसे जोड़ा जाना चाहिए बुआ? जब भी प्रतिरोध का मान बढ़ाना होगा तो श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, क्योंकि श्रेणी क्रम में आर क्यू बराबर होता क्या है बुआ? R1 प्लस R2 प्लस सो वन आर एन। इनकी इस तरीके से क्या होता है, श्रेणी क्रम में जब भी हम प्रतिरोध को जोड़ते हैं तो R1 प्लस R2 प्लस, इसलिए क्या होता है, वो प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए हम लोग R1 R2 करते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः जिस छड़ का उपयोग होता है वह कौन सा है? तो विद्युत चुंबक बनाने में बुआ हम लोग नरम लोहा का यूज करते हैं। कौन सा लोहा का? नरम लोहा का उपयोग करते हैं। जब वही कहेगा कि अस्थाई चुंबक बनाने के लिए, तब हम लोग इस्पात का यूज कर देंगे। क्यों? अस्थाई चुंबक में, अस्थाई चुंबक में क्या उपयोग करेंगे बुआ? इस्पात का उपयोग करते हैं। आगे चलते हैं, उच्चतर ताप पर कौन सी प्रक्रिया पूरी की जाती है? तो नाभिकीय विखंडन भी, नाभिकीय संलयन भी, यानी कि ए एवं बी दोनों हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों को नाभिकीय, किसी भी नाभिक को तोड़ने के लिए भी अधिकतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है और जोड़ने के लिए भी अधिकतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसलिए क्या हो जाता है, नाभिकीय ताप किस कौन सी प्रक्रिया को पूरी की जाती है वो उच्च ताप पर? नाभिकीय विखंडन और संलयन दोनों, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए बी दोनों। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है बुआ? 17 नंबर कहता है सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति क्या कहलाती है? तो सौर सेल, सोलर प्लेट का जो काम होता है, सौर प्लेट क्या करता है, वह सीधे सीधे सूर्य से ऊर्जा लेता है, सूर्य से ऊर्जा लेता है और इस ऊर्जा को ये बैटरी के रूप में चार्ज कर लेता है। बैटरी को चार्ज करके हम हमारा जो है सो क्या करता है बुआ? सीधे सीधे बल्ब को जला देता है। बल्ब को क्या करता है? प्रकाशमान बना देता है। इससे हम क्या कह सकते हैं, सौर सेल जो होता है सीधे सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो पवन की चाल होनी चाहिए 15 किलोमीटर प्रति घंटा से कम नहीं होनी चाहिए। यानी कि पवन विद्युत जनित्र के लिए पवन की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए, यानी कि कोई भी ऑप्शन नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर हो गया आपका डी। आगे चलते हैं, 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, वह सेल का विद्युत वाहक बल सेल का विद्युत वाहक बल है। तो किसी सेल का विद्युत वाहक बल क्या है?
सेल द्वारा इकाई आवेश पर किया गया कार्य। किसी सेल द्वारा इकाई आवेश पर किया गया कार्य ही उसका विद्युत वाहक बल कहलाता है। उसके बाद हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं बुआ। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, घरेलू परिपथ में मुख्य रूप से किसकी आपूर्ति की जाती है, तो एसी करंट की। घरेलू परिपथ में कौन सा करंट का उपयोग किया जाता है, एसी करंट यानी कि प्रत्यावर्ती धारा का उपयोग किया जाता है। 21 नंबर कहता है वर्ण विक्षेपण असंभव है। वर्ण विक्षेपण कहाँ असंभव होता है बुआ, जहाँ की वर्ण विक्षेपण की घटना नहीं होती है। तो वर्ण विक्षेपण की घटना जो होता है आपको निर्वात में वर्ण विक्षेपण की घटना नहीं होता है। क्यों, इसका कारण है वर्ण विक्षेपण तभी ना होगा जब उस यानी कि प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराएगी, टकराने के कारण क्या होगा, वो बिखरेगा, या तो अपवर्तित होकर बिखरे या सीधे टकरा करके बिखरे। तो यानी कि निर्वात में तो कुछ होता ही नहीं है, तो वर्ण विक्षेपण होगा क्या, नहीं होगा। इसलिए क्या हो जाएगा आंसर इसका, निर्वात हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम चलते हैं वो 22 नंबर क्वेश्चन कहता है वायु में रखा एक कांच का प्रिज्म आपतित किरण को मोड़ देता है। आपतित किरण को किधर मोड़ देगा, वो आधार की ओर मोड़ देगा, आधार की ओर। सब लोग अपना अपना करेक्शन कर लेंगे थोड़ा सा। जब भी वायु में रखा प्रिज्म होता है तो जब इससे प्रकाश की किरण जाता है तो जाने के बाद क्या होता है वो ये थोड़ा सा इधर मुड़ जाता है, यानी कि आधार की ओर। इसको जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन ये इधर आ गया, यानी कि आधार की ओर मुड़ जाता है, यानी कि 22 का हो गया आपका डी। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 23 नंबर आपका फिर से अब केमिस्ट्री शुरू हो गया। 2Zn+O2, तो 2ZnO किस प्रकार की अभिक्रिया है। यह अभिक्रिया जो हो जाता है वह उपचयन अभिक्रिया। कैसी अभिक्रिया है, उपचयन अभिक्रिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका इसका सही आंसर। खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट। जैसे ही बाई आया तो बाइकार्बोनेट का अनुसूत्र इसमें नहीं दिया है, यानी कि Na। चलिए, यानी कि आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो सॉरी, सोडियम बाइकार्बोनेट का तो दिया हुआ है, सोडियम कार्बोनेट का नहीं है। Na2CO3 हो, सोडियम बाइकार्बोनेट का होता हुआ NaHCO3। बाइक जब भी लग गया तो HCO3 हो जाता है और कार्बोनेट सीधा हो जाता है Na2CO3, यानी कि 24 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका क्या चीज़, 24 का हो जाएगा ए, NaHN, अरे यार, AHCO3, यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट होता है NaHCO3। तो यानी कि बाइकार्बोनेट का अनुसूत्र आपको दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए में। चलिए, 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 25 नंबर है बुआ, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु है। तो 25 नंबर क्या है, द्रव अवस्था में द्रवित धातु क्या कहलाती है, पारा होती है। जो कि मात्र एक धातु है जो द्रव अवस्था में कमरे के ताप पर रहता है, तो वो कौन है, पारा। उसके बाद हम आगे चलते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन कहता है आवर्त सारणी में शून्य समूह के तत्व कौन से हैं, यानी कि 18 नंबर ग्रुप जो होता है आपका, या तो 8A होगा बुआ, 8A, या फिर 18 नंबर, या फिर शून्य ग्रुप, सब उसी को कहते हैं। 0 एलिमेंट हो, 18 हो, शून्य हो, तो उसका तत्व कौन सा होता है, तो उसका तत्व जो होता है आपका हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन। यानी कि ये जो हो गया हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन, इसको क्या कहते हैं, वर्ग 18 का तत्व कहते हैं, सॉरी शून्य ग्रुप का तत्व कहते हैं। चलिए आगे हम बढ़ते हैं बुआ। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में मेथिल ऑरेंज का विलयन मिलाने पर विलयन का रंग परिवर्तित होकर कौन सा हो जाता है। तो विलयन का रंग परिवर्तित होकर यहाँ आपको हो जाएगा पीला रंग का हो जाता है। कैसा हो जाता है, मेथिल ऑरेंज के विलयन में जब विलयन जलीय विलयन में सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में जब मेथिल ऑरेंज को मिला देते हैं तो विलयन का रंग परिवर्तित होकर कैसा हो जाता है बुआ, पीला। अगला चलते हैं हम बुआ आगे। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा है। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस हमारा कार्बन डाइऑक्साइड होता है। कौन सा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्यों हुआ, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ही हमारे वायुमंडल में गर्मी उत्पन्न होती है। यानी कि सबसे गर्म करने के लिए कौन सा गैस उत्तरदायी होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा क्या चीज़, ऑप्शन नंबर बी। अब हम चलते हैं 29 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, गंधक की परमाणु संख्या क्या है। तो गंधक की जो परमाणु संख्या है बुआ वो क्या होता है, 16। गंधक की परमाणु संख्या क्या है,
16, यानी कि सल्फर जो होता है S16 का तत्व है, X16, इसलिए गंधक की परमाणु संख्या क्या हो जाएगी? 16। चलिए 30 क्या कहता है हुआ, 30 नंबर क्वेश्चन क्या है? अम्ल के जलीय विलयन में विद्युत का संचालन करता है। अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है क्योंकि अम्ल जल में क्या होता है? तो अम्ल जो होता है वो आयनित होता है। जल में क्या होता है? आयनित। चलिए तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद क्या होता है बुआ? 31 कहता है, 31 नंबर क्वेश्चन क्या है बुआ? अधिकतर धातुओं के ऑक्साइड होते हैं। तो अधिकतर धातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं? तो अधिकतर धातुओं के ऑक्साइड जो होते हैं वो क्षारीय होते हैं। क्या होते हैं? क्षारीय, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद हम चलते हैं 32 नंबर क्वेश्चन। तो 32 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है बुआ? सोने ने सोने में निम्नलिखित में से कौन सी धातु बनाकर मिश्र धातु तैयार की जाती है? यानी कि सोना जो आप लोग पहनते हैं वो 24 कैरेट का सोना शुद्ध सोना होता है, और उसमें मिलावट के साथ ही कोई भी गहना यानी कि आभूषण बनाया जाता है, तो उसमें हम क्या मिलाते हैं ताकि वो एक धातु के मतलब मिश्र धातु बना करके ही हम गहना के रूप में बनाते हैं। तो 32 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा बुआ, वो जो 32 नंबर कॉपर मिलाते हैं, यानी कि तांबा मिलाते हैं। सोना में कोई भी चीज़ मिलाने मतलब कोई भी आभूषण बनाने के लिए हम क्या मिलाते हैं? तांबा को मिलाते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 33 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? NaCl Ag प्लस AgNO3 मिलकर के AgCl और NaNO3 किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है बुआ? यह एक संयोजन अभिक्रिया। कैसी अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया है। NaCl AgNO3 तो AgCl प्लस, सॉरी, ये जो है बुआ संयोजन अभिक्रिया ना होकर के द्विविस्थापन अभिक्रिया है, क्योंकि दोनों के एलिमेंट को अलग अलग विस्थापित कर दिया है। Cl है Ag के साथ मिल जाता है और NaNO3 अलग मिल जाता है, यानी कि ये क्या हो जाएगा? दोनों को अलग अलग विस्थापित करने के लिए द्विविस्थापन अभिक्रिया कहा जाएगा। चलिए हम आगे चलते हैं बुआ। 34 नंबर है सिलिकॉन क्या है? तो सिलिकॉन जो है आपका, देखिए, कुछ लोगों का कहना है धातु उपधातु है, कुछ का कहना है अधातु है। तो यानी कि ये जो है सिलिकॉन, सिलिकॉन रियली में होता क्या है? तो सिलिकॉन जो होता है रियली में वो उपधातु होता है। सिलिकॉन क्या होता है बुआ? उपधातु। कुछ लोगों का इस वजह से कहना है क्योंकि सिलिकॉन से कहता है कि धारा का प्रवाह नहीं होता है, तो अधातु है। लेकिन सिलिकॉन जो होता है रियली में, सिलिकॉन रियली में उपधातु है, न धातु है न अधातु है। क्या है बुआ? उपधातु। तो आप एग्जाम्स में मारेंगे क्या चीज़? उपधातु को टिक आउट कीजिएगा। ठीक है। अगला 35 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? वे तत्व जिनके बाहरी सेल पूर्ण रूपेण भरे होते हैं क्या कहलाते हैं? तो जिसका बाहरी सेल जो बुआ भरा होता है वो क्या होता है? तो वो जो होता है आपका उत्कृष्ट गैस होता है। समझ गए? क्या होता है? उत्कृष्ट गैस, जिसको नोबेल गैस कहते हैं, जिसमें कि कोई भी अभिक्रिया नहीं होता है। सबसे लास्ट जो ग्रुप हो गया आपका नोबेल गैस का ग्रुप है, जिसमें कि अभिक्रिया नहीं होती है। चलिए हम आगे चलते हैं बुआ। खड़िया खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या है? तो खड़िया का रासायनिक सूत्र जो होता है, एक मिनट थोड़ा सा और ऊपर कर दें। खड़िया का रासायनिक सूत्र जो होता है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट होता है CaCO3, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी। चलिए अब हम आगे चलते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अम्लीय ऑक्साइड है? तो 37 का हो जाएगा बुआ ए, SO2 जो है आपका सबसे अधिक अम्लीय ऑक्साइड है। उसके बाद हम लोग चलते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन एल्काइन है? क्या है? अल्काइन। तो 38 का जो हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी, C2H2, क्योंकि अल्काइन, अल्काइन के लिए जो है बुआ YNE जब लगता है तो क्या होता है बुआ? उसके बीच डबल बॉन्ड होना चाहिए, सी डबल बॉन्ड सी, एक एच इधर, ट्रिपल बॉन्ड, सॉरी, सी ट्रिपल बॉन्ड सी, एक एच इधर और एक एच इधर। YNE लगाने के लिए हम ट्रिपल बॉन्ड का प्रयोग करते हैं, तो ये क्या हो जाता है? अल्काइन। ये क्या हो जाएगा? वो C2H2 आपका अल्काइन है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन, 39 नंबर क्वेश्चन क्या है? चलिए,
CH3O C2H5 का IUPAC नाम क्या है? तो इसका जो IUPAC नाम होगा वो मिथॉक्सी एथेन हो जाएगा। समझ गए? क्यों? क्योंकि C2H5 ये हो गया आपका मीथेन। मीथेन का ग्रुप का आता है C, पहले ईथ फिर मीथ, उसके बाद ये क्या है इथेन, तो पहले क्या हो जाएगा मिथॉक्सी इथेन, या फिर इसी को आप लिख सकते हैं एथिल मेथिल ईथर। क्या हो जाता है? एथिल मेथिल ईथर। इनकी आप इसमें ऑप्शन जो लगाइएगा बुआ, ऑप्शन ए एवं बी दोनों सही है। तो आपके एग्जाम्स में जब भी मिले तो आप दोनों, मेथॉक्सी इथेन का ही नाम क्या है? एथिल मेथिल ईथर भी है। जब IUPAC नाम का की बात करें तो आप अगर ऑप्शन एक ही चुनना हो तो आप ऑप्शन नंबर ए को प्रायोरिटी दीजिएगा ऑप्शन नंबर बी की अपेक्षा, लेकिन दोनों नाम एक ही है। चलिए अब हम चलते हैं बुआ 40 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? निम्न में से कौन यौगिक इथेन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? तो 40 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा इथेनॉल, जिसका कि उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं बुआ? इथेन के रूप में करते हैं। अब 41 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करके निम्न में से कौन सा उत्पाद बनाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करके कौन सा उत्पाद बनाता है? तो जिंक से अभिक्रिया जब करेगा Na2ZnO2 प्लस H2 बनाता है। चलिए हम आगे चलते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन, धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? धोने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? इसका क्या होता है बुआ? Na2CO3 एंड 10H2O, Na2CO3 इंटू 10H2O, ये होता है धोबन सोडा का रासायनिक सूत्र। चलिए तो हम आगे चलते हैं बुआ। 43 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 43 नंबर क्वेश्चन कहता है अम्लराज में सांद्र HNO3 और सांद्र HCl का अनुपात कितना होता है? तो 43 का हो जाता है आपका ऑप्शन ए, 1:3 का अनुपात होता है। कितना का अनुपात होता है? 1:3 का। अम्लराज जब बनाते हैं तो HNO3 और HCl का मिला करके बनाते हैं तो उसमें अनुपात क्या हो जाता है? 1:3 का अनुपात रखते हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं वो 44 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो ये आपको अभिकारक ये क्या कहलाते हैं बुआ? अभिकारक। क्या कहलाते हैं? अभिकारक। किसी अभिक्रिया में भाग जो लेता है उसको अभिकारक कहते हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं वो 45 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 45 नंबर है हमारा ऑप्शन, निम्नलिखित में कौन अम्लीय ऑक्साइड है? तो अम्लीय ऑक्साइड जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका SO2। क्या हो जाएगा? SO2। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अब 46 चलते हैं। 46 में क्या कहता है? निम्न में से कौन सा पदार्थ जलीय घोल लाल लिटमस को नीला कर देता है? लाल लिटमस को नीला कर देता है तो ये जो क्षार होगा, आप याद रखिएगा BSB, इनकी क्षार जो होता है बुआ वो क्या करता है? लाल लिटमस को नीला कर देता है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। 47 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? स्वस्थ शरीर का सामान्य पीएच कितना होता है? तो सामान्य पीएच 7 से 7.08 होता है, यानी कि 7.0 से 7.8 तक होता है। 7.0 से 7.8 होता है। अगला चलते हैं हम 48 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नांकित यौगिकों में कौन जल में विलेय है? तो जल में विलेय जो होगा वो क्या होगा? बेंजीन, जो कि क्या है? जल में आपका विलेय होता है। न कार्बन डाइऑक्साइड घुलता है, न ग्लूकोज घुलता है, न ग्लूकोज मीथेन घुलता है, न ग्लूकोज घुलता है। सॉरी मैम, माफ़ी चाहता हूँ। थोड़ा सा जल में विलेय जो है इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि जल में विलेय जो होता है वो ग्लूकोज होता है। जल में विलय क्या होता है बुआ? ग्लूकोज, क्योंकि बेंजीन जो होता है C6H6, ये इसमें हाइड्रोजन आबंध बना लेता है जल के साथ, इसलिए यह घुलनशील नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन तो खैर नहीं ही है। तो जल में घुलनशील क्यों होता है? कौन सा होता है? ग्लूकोज। इसलिए आप लोग देखते रहिएगा कि पानी के गिलास में हम लोग ग्लूकोज घोर के गर्मी के मौसम में पी लेते हैं, तो आखिर वो अगर नहीं घुलता तो कैसे पी लेते? यानी कि इसलिए क्या होता है? जल में विलय जो होता है वो क्या होता है? ग्लूकोज होता है। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन का क्या कहता है? 49 नंबर क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन अमलगम है? तो अमलगम जो होगा 49 का हो जाएगा आपका बी, NaHg।
NaHG। ये क्या होता है बुआ? अमलगम होता है, समझ गए, NaHG। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है 50 नंबर। 50 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सी धातु जिंक सल्फेट के विलयन से जिंक को विस्थापित कर सकती है? यानी कि 50 नंबर क्वेश्चन कौन कहता है जिंक सल्फेट के विलयन को विस्थापित कर सकती है, तो वह है आपका एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम क्या करता है? वह जिंक सल्फेट के विलयन से जिंक को विस्थापित कर देती है। चलिए इसी के साथ आपका केमिस्ट्री खत्म हो गया। अब हम लोग चलते हैं बायोलॉजी की तरफ। बायोलॉजी में क्या है? ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्त वाहिनियां क्या कहलाती है? तो धमनियां होते हैं। क्या होता है बुआ? धमनी, जो हृदय से शुद्ध रक्त को पूरे शरीर में पहुंचाता है, तो धमनी कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? 52 नंबर क्वेश्चन कहता है रक्त के हल्के पीले चिपचिपे द्रव को कहते हैं, तो ये क्या होता है? वो सीरम। रक्त के हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव जो होता है उसको क्या कहते हैं? सीरम कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 53 नंबर क्वेश्चन। क्या कहता है भाई? 53 नंबर क्वेश्चन कहता है किन पौधे की पत्तियों में एस्टोमाटा अनुपस्थित होते हैं? देखो ध्यान से सुनो, किन पौधे की पत्तियों में एस्टोमाटा जो है सो क्या रहता है? वो अनुपस्थित रहते हैं। तो ये होता है जलमग्न हाइड्रोफाइट्स के पौधे में एस्टोमाटा क्या रहते हैं? अनुपस्थित रहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद 54 चलते हैं बुआ। किण्वन पाई जाती है किस में? तो किण्वन की घटना जो होती है ये होता है आपका ईस्ट में, यानी कि खमीर में किण्वन की घटना होती है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। 55 नंबर, पूर्ण विकसित अंडाशय क्या कहलाता है? तो पूर्ण विकसित अंडाशय जो होता है वो आपका फल कहलाता है। पूर्ण विकसित अंडाशय क्या कहलाता है? फल कहलाता है। 57 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है बुआ? ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र जो होता है आपका C12H22O11 होता है। C12H22O11 होता है। चलिए तो यानी कि अब हम चलते हैं, ये तो चीनी का हो जाता है, ये तो चीनी का होता है। C6H12O6 होगा ग्लूकोज का, यानी कि ग्लूकोज का अनुसूत्र क्या होता है? वो C6H12O6 होता है। ग्लूकोज का अनुसूत्र क्या होता है? C6H12O6। 57 नंबर क्या कहता है? वो किस पौधे निम्नलिखित में से किसे पौधे का प्रकाश संश्लेषी इकाई कहते हैं? तो ये होता है क्लोरोप्लास्ट। क्या होता है बुआ? सॉरी, क्लोरोप्लास्ट होता है। 57 का क्या हो जाता है आपका ए। उसके बाद 58 नंबर क्वेश्चन चलते हैं बुआ। अंडोत्सर्ग का कारण क्या है? तो अंडोत्सर्ग का कारण होता है FSH। FSH यानी कि ये हो जाता है, FSH के कारण ही क्या होता है बुआ? अंडोत्सर्ग होता है। 59 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित जीवों में से किस में अलैंगिक जनन द्विखंडन द्वारा नहीं होता है? तो 59 जो होगा वो अलैंगिक जनन द्विखंडन द्वारा नहीं होता है, तो वो होता है ईस्ट में। किस में नहीं होता है? ईस्ट में। अगला है 60 नंबर क्वेश्चन। 60 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन जो होता है बुआ, वो बना रहता है आपका प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा क्या होता है? वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और पुनः ऑक्सीजन को छोड़ता है, इसलिए उसमें क्या होता है? प्रकृति में ऑक्सीजन बना रहता है। अगला है 61 नंबर क्वेश्चन। क्या भोजन के पाचन में निम्नलिखित में से किस रस की भूमिका होती है? यानी कि भोजन को पचाने के लिए जिस रस की भूमिका होती है वो क्या होता है? वो पित्त से जो रस निकलता है उसका भी, पित्तरस का भी, अग्नाशय रस का भी और आंत रस का भी। अग्नाशय से जो निकलता है उसका भी यूज होता है, आंत से जो निकलता है उसका भी यूज होता है, यानी कि इनमें से सभी का यूज होता है भोजन को पचाने में। अब भोजन का पाचन शुरू हो जाता है आपका मुख गुहा से। ठीक है, हम लोग 62 नंबर क्वेश्चन चलते हैं बुआ। ट्रिप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है, तो ट्रिप्सिन कहाँ पाया जाएगा बुआ? अग्नाशय रस में। इनकी एमाइलेज, ट्रिप्सिन, ये सब कहाँ से निकलता है बुआ? अग्नाशय से निकलता है। 3 प्रकार का एंजाइम निकलता है। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या कहलाता है? आहार नाल का सबसे लंबा भाग जो होता है बुआ, वो छोटी आंत होता है। क्या होता है? छोटी आंत। छोटी आंत क्या होता है? आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है। अगला चलते हैं बुआ 64 नंबर क्वेश्चन। तो 64 नंबर क्वेश्चन क्या कहलाता है बुआ? मनुष्य में पाचन की क्रिया कहाँ से आरंभ होती है? तो ये हो जाती है मुख गुहा से आरंभ, यानी कि जहाँ से हम मुख में रखते हैं और चबाना शुरू करते हैं वहीं से हमारा क्या हो जाता है बुआ? आरंभ हो जाता है।
चलिए, अगला क्वेश्चन कहता है 65 नंबर, निम्नलिखित में से कौन वसा के पाचन में सहायक होता है? तो वसा का पाचन में सहायक जो होता है वो आपका लाइपेज होता है। क्या होता है? लाइपेज क्या करता है? वसा का पाचन करता है। उसके बाद 66 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? ग्लाइकोसिस किस प्रक्रिया में संपन्न होती है? तो ग्लाइकोसिस जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न। ग्लाइकोसिस कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। ग्लाइकोसिस की प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। 67 नंबर क्वेश्चन कहता है ओजोन परत है। ओजोन परत क्या है बुआ? लाभदायी। लाभदायी तो है ही, लेकिन कब पर लाभदायी है बुआ? उच्च ताप पर लाभदायी है। जब अत्यधिक उच्च ताप आता है यानी कि परावैंगनी किरण आता है तो उसको रोक देता है, इसलिए लाभदायी क्या हो जाएगा? उच्च ताप पर लाभदायी। ये उतना अच्छा नहीं आंसर है। जब ये न रहे तब आप ये मार सकते हैं, यानी कि इसको सेकेंड आंसर कर लीजिएगा और इसको फर्स्ट आंसर। यानी जब भी पूछेगा तो क्या हो जाएगा? ओजोन परत है तो क्या चीज़? उच्च ताप पर लाभदायी होता है। चलिए, अगला 68 नंबर क्या कहता है? निम्न में से कौन फूल के नर प्रजनन अंग हैं? तो फूल का जो नर प्रजनन अंग होता है वो उसको कहते हैं हम पुंकेसर। क्या कहते हैं? पुंकेसर। फूल का नर प्रजनन अंग क्या कहलाता है? पुंकेसर कहलाता है। 69 नंबर क्वेश्चन चलेंगे बुआ। पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एटीपी टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? यानी कि पौधों में जब श्वसन क्रिया होती है तो उसके दरमियान जो एटीपी टूटता है उससे कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? 3.5 केजे प्रति मोल। 3.5 केजे प्रति मोल। चलिए बुआ, 70 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे हम लोग। 70 नंबर क्या कहता है? इथाइल अल्कोहल किस प्रकार से श्वसन से बनता है? इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है? तो ये क्या हो जाएगा वो? अवायवीय श्वसन से बनता है। इथाइल अल्कोहल का जो निर्माण होता है वो होता है आपके अवायवीय श्वसन से। अगला हम चलते हैं 71 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? रक्त में उपस्थित कौन सी कणिकाएं श्वसन गैसों के परिवहन में भाग लेती है? तो रक्त में उपस्थित लाल रक्त कणिका जो होता है वो आरबीसी, वो क्या करता है? श्वसन गैसों के परिवहन में भाग लेता है। यानी कि आरबीसी जो है जो श्वसन गैस के परिवहन में भाग लेता है। 72 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है बुआ? 72 नंबर आपका कहता है पादप अपशिष्ट जमा होते हैं तो कहाँ जमा होते हैं बुआ? तो पादप के जो अवशिष्ट होते हैं वो पत्तियों में भी जमा हो जाते हैं, छाल में भी, यानी कि पेड़ के छाल में भी जमा होते हैं, कोशिकीय रिक्तिकाओं में भी जमा होते हैं, यानी कि इनमें से सभी में जमा हो जाते हैं। यानी कि आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा बुआ? आपका ऑप्शन हो जाएगा इनमें से सभी। चलिए, 73 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 73 नंबर कहता है मनुष्य के की आहार नाल का कौन सा भाग किसी एंजाइम को स्रावित नहीं करता है? यानी कि मनुष्य की आहार नाल का कौन सा भाग किसी एंजाइम को स्रावित नहीं करता है? तो वो हो जाएगा बुआ ग्रास नली। आपकी ग्रास नली जो होता है वो किसी भी एंजाइम को स्रावित नहीं करता है। चलिए, मूत्र की सांद्रता किसकी उपस्थिति पर निर्भर करती है बुआ? तो मूत्र की सांद्रता जो होती है एडीएच यानी कि एड्रेनल ग्रंथि के उपस्थिति पर निर्भर करता है। इसको कहते हैं एड्रिनल। एड्रिनल ग्रंथि की उपस्थिति पर निर्भर करती है। अगला चलते हैं, 75 नंबर क्वेश्चन कहता है कौन सा हार्मोन पौधे की वृद्धि से संबंधित नहीं है? तो पौधे की वृद्धि से संबंधित जो नहीं है बुआ वो क्या है? जिब्रेलिन भी पौधा में सहायक करता है, ऑक्सिन भी, साइटोकाइनिन भी। इनकी ये सब क्या है? पौधे की वृद्धि से संयोजित है। तो कौन नहीं है बुआ? एवेसिक्स अम्ल। ये सब करता है, ये नहीं करता है, यानी कि आपका ऑप्शन जो हो जाएगा, आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है। 76 नंबर, मानव हृदय किस तंत्र का भाग है बुआ? तो मानव हृदय जो होता है वो होता है आपका परिवहन तंत्र का भाग। कौन सा तंत्र का भाग हो गया? परिवहन तंत्र का भाग होता है। मानव हृदय किसका भाग होता है? परिवहन तंत्र का। क्यों? क्योंकि ये रक्त का परिवहन करता है। अगला देखिए 77 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है बुआ? जीव विज्ञान की वह शाखा जो गुणों के वंशानुक्रम के अध्ययन से संबंधित है क्या कहलाता है? अनुवांशिकी कहलाता है, हेरिडिटरी कहलाता है। इनकी जीव विज्ञान की वह शाखा जो गुणों के वंशानुक्रम के अध्ययन से संबंधित है क्या कहलाता है? वो अनुवांशिकी। यानी कि आपके अंदर जो गुण आएगा वो अपने माता पिता से ही आएगा, इसी को कहते हैं वो अनुवांशिकी। अगला क्वेश्चन क्या कहता है?
श्वसन क्रिया में निम्नलिखित में से किस गैस को ग्रहण किया जाता है? तो वो हो जाता है श्वसन क्रिया में तो हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, बिल्कुल सही बात है। चलिए, ग्लूकोज में कार्बन के कितने परमाणु होते हैं? तो ग्लूकोज में कार्बन के जो होते हैं बुआ 6 परमाणु होते हैं। ग्लूकोज में कार्बन कितने परमाणु होते हैं? 6, क्योंकि C6H12 O6 होता है, तो कार्बन के क्या गो परमाणु? तो 6 गो परमाणु। चलिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं बुआ, अब ये आपका लास्ट क्वेश्चन होगा 80 नंबर। 80 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? मस्तिष्क में अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र अवस्थित होता है। यानी कि मस्तिष्क में जो अनैच्छिक क्रिया हो गया, जैसे छींक हो गया, जमाई हो गया, ये सब क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? तो ये सब क्रिया का नियंत्रण हमारा मेडुला करता है। कौन करता है हुआ? मेडुला करता है। इसी के साथ आपका 80 के 80 क्वेश्चन समाप्त हो गया। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना समय दिया और दे करके इन सारे वीडियो के। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।